हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का। आप लोग देख सकते हो ये एक इसको मॉडल पेपर बोल लो या वायरल पेपर बोल लो, जो भी हो, ठीक है। ये आपका यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जी हमें दोस्त 2023 का आप लोग देख सकते हो, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था ये पेपर, जिसका कोड है 825 FA, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और देखो, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो पूरा का पूरा फुल मार्क लाओगे, क्योंकि सोशल साइंस में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उससे आपका 90 से 95% मतलब आता है क्वेश्चन, ठीक। तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका सोशल साइंस में पूरा का पूरा फुल मार्क आने वाला है। मैं इसकी श्योरिटी आपको दे सकता हूं। तो चलो हम लोग पूरा 2023 का सारा सेट और 2024 का दोनों सालों का सॉल्व करेंगे, और 2 सालों का आप केवल सॉल्व कर लेते हो तो आपका फुल मार्क आएगा। तो चलो इस वीडियो में जो ये 825 FA वाला पेपर सेट है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखो यूट्यूब पे तो यार इस टाइम इतना फ्रॉड मतलब चल रहा है, मैं क्या बताऊं। जो ये एजुकेशनल चैनल है ना, ये भी यहाँ देखो, जैसे ये मैंने ये पूरा पूरा पेपर खुद से टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं 2023 की जगह यहाँ पे 25 कर देता, यहाँ पे थोड़ा कोड बदल देता और इसी को बोल देता कि वायरल पेपर है, यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसी को पढ़ लो। तो ऐसा यूट्यूब पे अभी चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है। जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं उसको मैं पढ़ाता हूँ। चलो भाई, तो 2023 का ये पेपर सेट है 825 FA, इसका पूरा पूरा हम लोग चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और देखो 2023 में कुछ मतलब अभी आप 2025 में बोर्ड एग्जाम दोगे तो अभी कुछ प्रश्न है जो हट चुके हैं। जैसे आपका कुछ चैप्टर बीच में हटा था, ठीक है, आपकी बुक से, तो उसको मैं यहाँ स्टार मार्क कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार मार्क मैंने कर दिया है यहाँ पे, मतलब ये प्रश्न हट चुका है, इससे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस प्रश्न से रिलेटेड जो चैप्टर था ना, चैप्टर आपके बुक से हटा दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है। तो वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि स्टार मार्क वाला प्रश्न नए सिलेबस से हट गया है, अतः उससे ना पढ़े, वह बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इस पूरा का पूरा ये जो ना मतलब पेपर है, इसका आपका सोल्यूशन के साथ PDF भी मिल जाएगा। देखो ऐसे आपको PDF मैंने ये ऑब्जेक्टिव का, ये सब्जेक्टिव का, देखो सब्जेक्टिव में मैंने इमेज भी ऐड सब किया हुआ है कि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाए। आप लोग देख सकते हो, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। तो PDF कैसे मिलेगा, चलो पहले ये MCQ जो क्वेश्चन है इनको मैं सॉल्व करा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चलो सबसे पहला हम लोग देखते हैं। जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। 1885। सिंपल, सीधे सीधे आपको डायरेक्ट याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई A.O. ह्यूम के द्वारा। हालांकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो कि A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, मतलब जो आर्थिक महामंदी हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी। तो भाई 1929, ठीक है। ये बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1929। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है। देखो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2020 में भी आया था, 22 में भी आया था। यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह मैटरनिक ने कहा था, ठीक है। मैटरनिक कौन था भाई, तो यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मीन्स एक तरह से चांसलर, यानी एक तरह से ये प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया देश का था, ठीक है। तो ये मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किस रूप में कहा था, मतलब कहने का मतलब कि फ्रांस काफ़ी शक्तिशाली देश है, जब वो छींकता है मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी करता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मतलब बाकी यूरोप के देश उससे डर जाते हैं, ठीक है। तो ये कहने का उसका मतलब था। उसके बाद चौथा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ओके, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी ये बताना है हमें प्रश्न संख्या 4 में, ठीक है। तो देखो जर्मनी के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी आप लोग देख सकते हैं, जिसपे गैरीबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्टा या ऑटो वन बिस्मार्क या विलियम प्रथम, तो वो है ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का योगदान था, एक तरह से बोल सकते हो या उसकी भूमिका थी, ठीक है। चलो जर्मनी के एकीकरण का इसे पितामह भी एक तरह से कहा जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को।
आगे चलते हैं चौथे के बाद पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति कहकर किसको संबोधित किया जाता है। भाई आपका जो सेकेंड चैप्टर है ना, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, उससे ये प्रश्न है। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे कहा जाता है, किसे पुकारा जाता है, सब लोग जानते हैं भाई, महात्मा गांधी को। बी वाला हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। देख रहे हो, ये 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया है और अभी मैं 2024 का पेपर का सॉल्यूशन टाइप कर रहा था तो उसमें देखा कि ये 2024 में भी आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से खूब भर भर का क्वेश्चन आता है। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ए वाला ही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। संघ सूची मीन्स जिसपे केवल केंद्र सरकार, जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाए, वो क्या होती है, संघ सूची के विषय होते हैं। जिस पर केवल मैं लिख देता हूं, केवल केंद्र सरकार कानून बनाए, वह संघ सूची के विषय होते हैं। और इसमें हम लोग का व्यापार, कृषि, शिक्षा या रक्षा, देखो ये आपके ये तीनों शिक्षा पे, कृषि पे या व्यापार पे, मतलब केंद्र और राज्य जो दोनों होते हैं ना, वो दोनों के दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत एक तरह से आ जाएंगे। लेकिन जो रक्षा होता है ना, रक्षा से संबंधित जो भी मतलब चीज़ें हो गई, उन पे कानून केवल केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। अब कहो कि ये क्या है, तो ये आपके समवर्ती, ये आपके क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं, मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत ये और ये आ जाएंगे। क्लियर है। समवर्ती सूची मीन्स जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए। उसके बाद चलो 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 8 में। सिंपल, भारतीय संघ में कितने राज्य है भाई, तो मतलब हम लोग का 28, सिंपल आप लगा दो 28 राज्य हैं। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। चलो लेकिन अगले प्रश्न पे चलने से पहले 1 मिनट थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। देखो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, तो वो तो 28 ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई, केंद्र शासित मतलब जिसपे केंद्र शासन करता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है हम लोग के वो 8 हैं। क्लियर, जिसमें से आपका लद्दाख भी है। और लद्दाख अभी देख रहे हो कि दिल्ली में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, राज्य बनाने को उसको लेकर। तो चलो अभी बना नहीं है, बनेगा तो 28 राज्य हो, मतलब एक बढ़ जाएगा, 29 राज्य हो जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद 9। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, मतलब हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, हमें प्रश्न संख्या 9 में बताना है। तो देखो, समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका या स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, ठीक है, उपयुक्त मुझसे कोई नहीं। देखो स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक, इससे कोई मतलब नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव की बात करने का अर्थ यही है कि समाज में स्त्री एवं पुरुष की जो असमान भूमिका है उसे मतलब हम लोग देखते हैं। जैसे नहीं कह देते कि यार तू लड़की है, तू चूल्हा मतलब खाना ही बना, चूल्हा चाकी कर तो ही ठीक रहेगा, ये काम मत कर, तो वहाँ पे हम लैंगिक भेदभाव उसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव का मतलब यही होता है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ओके, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भाई, पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है, कौन सा परंपरागत संसाधन है, ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 11 में। तो देखो, जो प्राकृतिक गैस है वो आपका परंपरागत संसाधन है। ठीक, ये आपके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ये ज्वारीय ऊर्जा, ये तीनों के तीनों ना आपके 1 मिनट यार रुक जाओ, थोड़ा कोई आ रहा है। ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत संसाधन है या परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो जो प्राकृतिक गैस है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो ये तीनों हैं, सौर ऊर्जा, ये आपका, इसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में रखते हैं। ठीक है, देखो
परंपरागत संसाधन या परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो खत्म हो जाए एक तरह से, जैसे आपका प्राकृतिक गैस है एलपीजी, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, उसका दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते। लेकिन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये मतलब ऐसी ऊर्जाएं हैं जो खत्म नहीं होंगी, इनका दोबारा यूज भी किया जा सकता है। तो ये तीनों, ये और ये आपके क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है, और ये आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऊर्जा स्रोत कह लो या बस संसाधन कह लो, बात एक ही हुआ। ठीक, चलो उसके बाद 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, ये हमें बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, चलो ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन क्या है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या हम लोग की 12 है, तो सही ऑप्शन आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य का हमें नाम बताना है, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 13 है, तो सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। ठीक, मैग्नीज है, अब्रक है, या फिर बक्साइड है, या फिर जस्ता है। देखो अधात्विक मतलब जिसमें धातु न हो, ये हमें बताना है, तो अब्रक। ठीक, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है या अजैव संसाधन है। अजैव मीन्स जो जीवित ना हो, सिंपल, जो जीवित न हो, ऐसे मात्रा रहेगा ना। चलो मतलब जो जीवित न हो, चलो जो जीवित न हो, जैसे आपका पशुधन, वनस्पति, चट्टाने। देखो चट्टाने ये जीवित नहीं है, मतलब निर्जीव है। ये क्या है, निर्जीव। तू क्यों बैठ गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, निर्जीव। अजैव मीन्स जो निर्जीव हो उनको आप छांट लो। ठीक, तो चट्टाने क्या है, निर्जीव है या अजैव संसाधन है, और जैव क्या है, मीन्स जो जीवित हो। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, केरल, हम सब लोग जानते हैं भाई। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ओके, देखो ये क्षेत्रक है ना, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक, 3 क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, 2023 में भी पूछ चुका है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी दोनों में कभी अंतर पूछ लेगा, कभी इनके बारे में व्याख्या करने को पूछ देगा, अलग अलग प्रकार से प्रश्न। तो बाकी आप उसके बारे में जानते हो, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो चलो जब आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न संख्या में 17 में बताना है। तो देखो जो मछुआरा हो गया, ठीक है, वो सीधे सीधे मछली पकड़ता है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। ठीक, चलो उसके बाद 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, ये हमें बताना है, यानी आईटी एक्ट, वो 2005 में पारित हुआ। ठीक, आप सीधे सीधे याद रखना, आईटी एक्ट 2005 में पारित हुआ। ठीक, इधर हम लोग आ जाते हैं 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। 19 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। यार एक मिनट रुक जाओ, ये दिक्कत कर रहा है। चलो यार कोई दिक्कत नहीं, बैटरी थी बैठी हुई, तो बैठ गई थोड़ा, तो लाइट की थोड़ी दिक्कत होगी, तो माफ़ कर लेना, ये बार बार हो सकता है कि अब फ्लक्चुएट करे। चलो, तो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन। वो देखो उपभोक्ता, जैसे हम लोग किसी दुकान पे खरीदने जाते हैं कुछ भी चीज़, तो वो मतलब हम लोग उपभोक्ता होते हैं। तो न्याय पाने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन। कुछ भी होता है तो पुलिस स्टेशन तो ऐसे आम लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे मतलब जो बेस्ट तरीका होता है, हमें कहाँ जाना चाहिए, तो वो उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। ठीक, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो 2 क्षेत्रक होते हैं, संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक। इससे भी रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी या सैनिक। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो कृषि मजदूर है, ठीक है, वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हुए हम लोग के 20 एमसीक्यू, ठीक है, 20 एमसीक्यू। अब चलो हम लोग आगे के प्रश्नों को करते हैं, लेकिन आगे के प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको थोड़ा पहले बता ही देता हूँ, उसके बाद मैं मतलब इसके पीडीएफ के बारे में बताता हूँ। थोड़ा पैटर्न क्या होगा, देखो, खंड अ के बाद ये खंड ब होगा और इसमें आपके दो मतलब प्रश्न होंगे। एक वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट, जिसमें उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना होगा। इसमें कुल 8 प्रश्न होंगे, 8 में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यहाँ से आपको चचौका 16 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न 2 होगा, जिसमें मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये 6 मार्क का होगा एक प्रश्न। इसमें भी आपके कुल 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना, 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो आपको इसका 6 चौका 24 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद 10 मार्क के आप लोग के मैप वाले प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो में देखो, ये लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न है या शॉर्ट आंसर वाले, यानी ये सब्जेक्टिव वाले, इनको हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी चलो ये मैप वाला जो प्रश्न है ना 10 मार्क का, इसको मैं करा देता हूँ इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में ये जो लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप बैच से जुड़े हो ना, ठीक है, मैं बैच के बारे में बता देता हूँ। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ आपको ऑलरेडी ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, ये लिखा हुआ, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, समझ लेना और चीज़ों को याद करते रहना। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे ये देखो यूपीएमएसपी स्टडी ये लिखा हुआ है ना, मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, यूपीएमएसपी स्टडी सर्च करोगे तो हमारी ऐप आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, ये लोगो आपको दिखेगा। और डाउनलोड कर ओपन करोगे तो आपको देखो यहाँ छोटे में दिख रहा होगा ये रजिस्टर और ये लॉगिन। तो पहली बार आप आए हो तो ये रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका डिटेल मांगेगा, आपका यहाँ पे जैसे नाम मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना, अपना नाम डाल लेना और यहाँ पे एक पासवर्ड आप बना लेना अपना, ठीक है, कोई भी पासवर्ड जो आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ पे आपका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल देना, या यहाँ पे 1 2 3 4 5 अपने या सेम ये जो नंबर डाले हो यहाँ पे डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर अपना स्टेट चूज कर लेना और यहाँ पे आई एग्री यहाँ पे टिक कर देना और रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर कर लोगे तो आपको होम पेज कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, आप बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे आपका पूरा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्री में टेस्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे, आपका पीडीएफ क्लास नोट जो भी यूट्यूब पे क्लास होती है उसका पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसी में देखो ये पेड क्लासेज है ना, पेड क्लासेज में आप जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 बैच दिखेंगे, एक लक्ष्य बैच दिखेगा, एक अर्जुन बैच। तो ये लक्ष्य बैच ऊपर वाला क्लास 10th वालों के लिए है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। बेसिकली ये लक्ष्य बैच आपको ज्वाइन करना है, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये। जी हाँ मेरे दोस्त, मात्र 99 रुपये है, जिसमें आपको 2023 के सारे जो पेपर है, हिंदी के सातों कोड के और मैथ के सातों कोड के, साइंस के सातों कोडों के, हर एक सब्जेक्ट के सातों कोडों के। उसी प्रकार 2024 के जो हिंदी के सातों कोडों का, मैथ का, साइंस का, हर एक मतलब सब्जेक्ट का सातों कोडों का पेपर का अच्छे से डिटेल्ड में इस बैच में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैं आपको ये दिखाया था, ऐसे पूरा डिटेल्ड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और उसके अलावा आपको सबका, जैसे ये 20 एमसीक्यू इस पेपर सेट का कराया है, सब पेपर सेट का 20-20 एमसीक्यू का वहाँ पे टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कई मॉडल पेपर बनाए हूँ, उसका भी वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे एक ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में मैं चीज़ें भेजता रहूँगा कि इसे याद कर लो, इसे याद करो, मतलब पूरा आपको सारी चीज़ें मात्र 99 रुपये में मिलेंगी। तो कैसे ज्वाइन करना है, तो इतना कर लोगे, ये होम पेज पे आ गए, यहाँ पेड क्लासेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लक्ष्य बैच पे, ऊपर वाले बैच पे क्लिक करोगे, क्लास 10th वाले पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ 99 रुपये दिखेगा। बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा और स्कैन क्यूआर का ऑप्शन दिखेगा। अब आपके पास मतलब पेटीएम फ़ोन पे नहीं होगा, अगर होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास पेटीएम या फ़ोन पे नहीं है, आप किसी दूसरे से पेमेंट कराना चाहते हो, तो देखो यहाँ स्कैन क्यूआर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो 1 मिनट टाइम लेगा, 1 मिनट बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। ये अपने फ़ोन में आपको करना है, अपने फ़ोन में, इस पे स्कैन नहीं कराना है, ठीक है। अपने फ़ोन में यहाँ पे स्कैन क्यूआर करोगे तो ऐसा क्यूआर कोड आ जाएगा जनरेट होकर, और ये 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। तो जब भी आप पेमेंट कराने जाओ वहाँ पे तब जाकर ये स्कैन क्यूआर करना जाकर, ठीक है, और करोगे तो ऐसा क्यूआर आ जाएगा। इस क्यूआर कोड
को दिखा देना किसी भी दुकान पे या जिससे आप पेमेंट करा रहे हो, तो आप पेमेंट करेगा तो यहाँ पे 99 रुपये कट जाएगा उसके अकाउंट से, और हो सकता है वो पेमेंट कर रहा है, आपका काम कर रहा है तो 5-10 रुपये और अधिक लेगा आपसे, ठीक है। तो दे देना 110 रुपये उसको दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप जैसे ही पेमेंट वो करेगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत है, तुरंत आपका बैच ओपन हो जाएगा। ये जो पेमेंट करने का ऑप्शन दिखा रहा था सब हट जाएगा, तो यहाँ से ये बैच ज्वाइन कर लोगे, और बैच के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। ये पेपर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल आपका रहेगा, ठीक है, अवेलेबल यहाँ वहाँ पे जाकर आप ये सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करना, और कोई भी दिक्कत होती है तो देखो ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक, व्हाट्सअप कर सकते हो। चलो, तो ऐसे ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना। बाकी चलो, ये हम लोग के 20 MCQ हो गए। अब हम लोग जो इसको छोड़ते हैं लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को, हम लोग इधर जो मैप वाले प्रश्न हैं उनको करते हैं। थोड़ा 1 मिनट पंखा चालू कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद करते हैं। तो चलो, देख सकते हो यहाँ पे ये मानचित्र संबंधित प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 का क और ख 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 5-5 मार्क के। और देखो मानचित्र वाले प्रश्न आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया उससे, और आपका जियोग्राफी इनसे ही आता है। पॉलिटी और जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया उनसे नहीं आता है। तो हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन और जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन आता है। तो चलो, जैसे ये हिस्ट्री वाला पार्ट है तो 5 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ भाई 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? तो सही ऑप्शन है मद्रास। अब मद्रास कहाँ है? तो भाई चेन्नई, मतलब अभी उसका नाम चेन्नई है, ठीक। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो वो क्या है? वो आपका चंपारण। कौन सा जिला? चंपारण, बिहार का है, ठीक। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इलाहाबाद से भाई। कहाँ से? इलाहाबाद से, प्रयागराज से, ठीक। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन किया, कहाँ से किया भाई? अहमदाबाद, गुजरात में है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब के अमृतसर में हुआ था भाई, अमृतसर में। तो ये तो सारा का सारा आंसर हो गया। अब इसको हमें मैप में दर्शाना है, तो मैप में कैसे दर्शाएंगे? चलो यहाँ पे देखो, पहले से ये आपको दर्शाया हुआ आपको PDF मिल जाएगा, वही लक्ष्य बैच में ये सारा का सारा देखो आपको मिल जाएगा। जैसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना इधर, इनके सॉल्यूशन के बाद आपको ये मैप वाला भी 10 मार्क का जो प्रश्न है इनका भी अच्छे से चीज़ें दर्शाई हुई मिल जाएंगी। तो पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो मद्रास। मद्रास यानी वही आज इसको चेन्नई जिसे जाना जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, आपको ऐसे मैप दे दिया जाए तो आप कम से कम पहचान लो आप कि कहाँ आपका चेन्नई पड़ता है। तो चेन्नई साउथ में एकदम नीचे पड़ता है। देखो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला यही चेन्नई है, ठीक है। पूरा का पूरा तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका चेन्नई है, ठीक। ये पूरा का पूरा इलाका आपका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का ये मतलब तमिलनाडु राज्य है, इसमें चेन्नई यहाँ पे पड़ता है, यानी वही मद्रास। तो यहाँ पे आप दर्शा दोगे। अब चिन्ह देखो, इस चिन्ह द्वारा, चिन्ह ये आपका यहाँ पे गड़बड़ किया है, टाइपिंग मिस्टेक, ऐसे चिन्ह है, तो इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो जो भी चिन्ह दिया हो उस चिन्ह से यहाँ पे आप दर्शा दो। जैसे यहाँ पे मैंने इस चिन्ह से दर्शा दिया है, और ये फर्स्ट का उत्तर है। सेकंड यहाँ पे देखो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं वीडियो के बाद सीधा कर दूंगा, आप लिख लो, यहाँ पे चिन्ह से दर्शा दो, ऐसे कर लिख लो ये फर्स्ट और मद्रास, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था, ठीक है। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो देखो ये बड़ा सा आपको ये यहाँ पे ये राज्य दिख रहा है, ये हम लोग का उत्तर प्रदेश है, और इसके बगल में ये देखो ये इसके बाद ये वाला एरिया जो है ना, ये आपका बिहार है भाई, ये क्या है? बिहार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चंपारण यहीं पे कोने में है, तो यहाँ पे आप दर्शा दोगे चिन्ह और इसको लिख दोगे आप चंपारण। सेकंड है तो चंपारण, सेकंड डाल दोगे और सेकंड का उत्तर चंपारण, ऐसे कर दोगे, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वो है इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश अब काफ़ी बड़ा है, यहाँ देख रहे हो ये पूरा पूरा ये एरिया जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये आगे नहीं, यहाँ से यहीं तक। तो ये आपका पूरा पूरा ये बड़ा सा उत्तर प्रदेश है, और इलाहाबाद यहाँ पे है, ठीक है। लखनऊ यहाँ बीचों बीच है, लेकिन इलाहाबाद यहाँ पे है। तो इलाहाबाद ऐसे आप जो भी चिन्ह दिया है, चिन्ह को कर ऐसे थोड़ा निकाल कर ऐसे लिख दो कि इलाहाबाद, और ये थर्ड का उत्तर है ना, तो यहाँ थर्ड लिखना, ठीक है, इलाहाबाद। उसके बाद फोर्थ है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो अहमदाबाद। अब अहमदाबाद कहाँ है भाई? गुजरात में। अब गुजरात इसमें ढूंढो तो गुजरात इधर पड़ता है, ये वाला जो ये वाला आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये आपका
गुजरात की ये बाउंड्री है और अहमदाबाद यहीं पे पड़ता है। तो आपको ये दिमाग में थोड़ा होना चाहिए कि अहमदाबाद, अब अहमदाबाद को यहाँ दर्शा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इनका एरिया याद कर लें कि अहमदाबाद यहाँ पे स्थित है। ये जो अंदर जा रहा है पानी इसके ऊपर लगभग, तो अहमदाबाद यहाँ पे है, तो ये फोर्थ का उत्तर होता है। ऐसे आप दर्शा दो कि ये फोर्थ और अहमदाबाद, ठीक। उसके बाद वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब के अमृतसर में, तो पंजाब का अमृतसर, भाई पंजाब कहाँ पड़ता है, तो ऊपर पंजाब। यहाँ पे देखो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे छोटा सा ये देखो, यहाँ पे ये छोटा सा एकदम है ना, ये दिल्ली है, और ये आपका ये वाला हरियाणा का एरिया है, और फिर यहाँ पे ये पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पंजाब में इधर एकदम बाउंड्री के इधर पड़ता है, ठीक है। ये इसका ये पूरा ये बाउंड्री है, तो यहाँ पे पड़ता है मतलब अमृतसर, ठीक है। तो अमृतसर ऐसे जो भी चिन्ह था दर्शाकर और ऐसे अमृतसर लिख दो, ठीक है। तो ये 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो आप दर्शाओगे उसका आधा मार्क और ये नाम लिखोगे इसका आधा मार्क, यानी एक प्रश्न का 1 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही आपको पूरा मैप मिलेगा आपके एग्जाम में। चलो, तो ये हम लोग का पहला इसमें का प्रश्न हो गया। अब सेकंड इसमें का जो मैप वाला प्रश्न है उसको करते हैं। इधर मैं आ जाता हूँ 1 मिनट, और इधर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे देखो इसका क के बाद ये ख वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित को हमें भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है, नाम सहित। तो चलो इसको दर्शाते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, ओके। चलो, तो देखो अब यहाँ पे 5 प्रश्न ये जो पूछा है ये आपका जियोग्राफी यानी भूगोल वाले पार्ट से पूछा हुआ है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है, ठीक है। अब देखो भूगोल वाले पार्ट में ना हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग चिन्ह होता है, ठीक है। हिस्ट्री वाले में तो एक ही चिन्ह होता है, एक ही चिन्ह से सबको दर्शा देते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग चिन्ह होता है, तो अलग अलग चिन्ह से हम मैप में दर्शाएंगे। तो दक्षिण भारत की कोई भी एक नदी आप मतलब दर्शा दो मैप में, ठीक है। उसके बाद कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र आपको नाम सहित लिखना है। तो कोई भी प्रमुख क्षेत्र, जैसे आपका मतलब गुजरात में दर्शा सकते हो, महाराष्ट्र भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो आप कोई भी दर्शा सकते हो, आपका मन। उसके बाद ओडिशा का एक समुद्र पत्तन यानी वही बंदरगाह आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो ओडिशा का एक बंदरगाह काफ़ी फेमस पारादीप बंदरगाह है, तो उसको आप दर्शा दो, ठीक है। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, जैसे हम लोग यूपी में, ठीक है, यूपी में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, या एक तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो दोनों काफ़ी फेमस है। तो आप छोड़ो तमिलनाडु में कहाँ जाओगे, आप यूपी में वाला ही दर्शा दो, ठीक है। असम की राजधानी यानी दिसपुर को आपको दर्शाना है। चलो इन सबको दर्शाते हैं, ठीक। यहाँ देखो मैप में यहाँ पे पहले से मैं दर्शा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है कि दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह द्वारा, ये जो चिन्ह दिख रहा है इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो दक्षिण भारत में देखो एक नदी, जैसे मैं कावेरी नदी को यहाँ तमिलनाडु में दर्शा दिया हूँ, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी बहती है, तो ये चिन्ह मैं बना दिया हूँ, जो यहाँ पे चिन्ह दिया था, और यहाँ पे कावेरी नदी मैं लिख दिया हूँ, ठीक। उसके बाद कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो कपास उत्पादन का क्षेत्र, जैसे मैं गुजरात दर्शा दिया हूँ, देखो ये चिन्ह यहाँ पे जो चिन्ह दिया था उसको लिख दिया हूँ, ऐसे देख कर मैं गुजरात कर दिया हूँ, ठीक। बाकी आप अलग राज्य में भी, जैसे महाराष्ट्र में भी कपास उत्पादन का क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र भी आप दर्शा सकते हो, आपका मन। ओडिशा का एक समुद्र पत्तन यानी वही बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो भाई उड़ीसा कहाँ पड़ता है, तो देखो ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये आपका उड़ीसा है, ठीक है, ये आपका ओडिशा है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो उड़ीसा अब इसको दर्शा दो। यहाँ पे देखो इसका एक बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। तो ऐसे आप जो भी चिन्ह दिया है ऐसे चिन्ह बनाकर ऐसे तीर दिखाकर थर्ड का उत्तर लिख दो, पारादीप बंदरगाह, सिंपल। उसके बाद फोर्थ है कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सही दर्शाना है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र हम लोग यूपी में ही आते हैं, तमिलनाडु में भी यहाँ एक कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र दर्शा सकते हो, लेकिन छोड़ो यहीं पे हम लोग दर्शा देते हैं, यूपी में यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं। यहाँ पे एक है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद असम का राजधानी हमें दर्शाना है। तो असम की राजधानी दिसपुर होती है, तो ये चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब असम कहाँ पड़ता है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो एरिया अभी आपको दिख रहा है ना, ये एकदम ये बड़ा सा ये वाला, यही आपका ये असम है, और यहीं पे आपका दिसपुर यहाँ पे पड़ता है। तो ऐसे जो भी चिन्ह दिया था उसको दर्शा लो, और ऐसे लिख दो कि ये 5वें का उत्तर दिसपुर, ठीक। तो इसका आपको 1 मार्क, यानी 5 प्रश्नों का 5 मार्क। आपको 5 मार्क यहाँ, 5 मार्क मतलब भूगोल वाला, 5 मार्क हिस्ट्री वाला, यानी आपको 10 मार्क मैप का मिल जाएगा, ठीक।
तो इस वीडियो में हमने 20 MCQ और 10 मैप वाले प्रश्न किए। तो इनको आप अच्छे से सारे के सारे प्रश्नों को क्लियर कर लेना। और यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ये बैच आप जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी बैच में। आप यहाँ पढ़ते रहना, सारी चीज़ें याद करते रहना। बाकी अगले वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, आपको याद करना पड़ेगा। याद तो आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन समझाऊंगा ना तो आधा तो क्वेश्चन वहीं पे आपको याद हो जाएगा, और PDF से पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक, अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो केवल, तो सोशल साइंस में आपके अच्छे मार्क आएंगे, मैं इसकी श्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को करेंगे। बाकी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। चलो, थैंक यू।